आप सुन रहे हैं अमृता प्रीतम के उपन्यास 13वां सूरज की ऑडियो बुक का भाग 3। तू आशक हुइयो रब्दा तैनू होई मुलामत लाख, तैनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। अर्थात जब तुम खुदा के आशिक हो गए तुम पर लाखों इल्ज़ाम लगे, लोग तुम्हें काफिर काफिर कहने लगे, तुम हाँ हाँ कहते जाओ। और संजय सचमुच वजूद में आ गया, अपने आप में आ गया। खूब अंधेरा हो चुका था जिस समय करीम गया। संजय वजूद में था। उसे लगा दीवान पर जिस जगह करीम बैठा हुआ था शायद करीम नहीं, खुद बुल्ले शाह बैठा हुआ था। वो स्थान सदा के लिए रोशन हो गया। संजय ने दीवान के सामने खड़े होकर एक तान लगाई, ओ बुल्लेया तैनू काफिर आख दे तू आहो आहो आख। संजय की तान में करीम की आवाज़ जैसा सोज नहीं था, सुर भी नहीं था, लेकिन दिल का कोई उफान था। उसे अपनी आवाज़ कानों को अच्छी लगी। आज का जो झूठ उसने सुना था वो उसके गले में नहीं, उसके कानों में अड़ा हुआ था। और अब काफिर कहलाकर भी हाँ कहने वाले बुल्ले शाह के बोल कानों में पड़े तो कानों में जो कुछ अड़ा था वो निकल गया। संजय का तन मन सहज हो गया और उसने आज दोपहर वाली एंथनी क्विन की किताब की ओर देखते हुए कहा, यार एंथनी, सिर्फ तुमने जाना था कि कोई झूठ गले में अड़ जाए तो क्या होता है, देखो कानों में भी अड़ जाए तो क्या हाल होता है। अचानक संजय के गले में नहीं, कानों में भी नहीं, लेकिन आंखों में कुछ अड़ गया। अभी डाकिया वो पत्रिका दे गया था जिसमें संजय की कहानी और तस्वीर छपी थी। उसने छपी हुई कहानी के कई पैरे पढ़े। कहानी अपनी ही लिखी हुई होती है, लेकिन ये शायद हर लिखने वाले की स्वाभाविक आदत होती है कि छपी हुई कहानी को स्वयं भी पढ़ता है, शायद इसलिए कि उस दिन वो लेखक से अधिक एक पाठक होता है। कहानी के कई हिस्से उसके जहन से इस तरह टकराए कि उसकी नज़र जब अपनी तस्वीर पर पड़ी तो वो तस्वीर किसी 7 बरस के बच्चे की बन गई। राहुल, संजय के मुंह से घबरा कर निकला। उस तस्वीर वाले बच्चे को संबोधन करते हुए उसने सीधे ही उसका नाम लेकर पुकारा, जैसे कहना चाहता हो, ये क्या मजाक है, मेरा नाम राहुल नहीं है, तुम्हारा नाम राहुल है, देखो सिर्फ कहानी में लिखा हुआ। पर कहानी में बहुत कुछ फर्जी होता है, सो नाम भी नहीं। कहानी फर्जी नहीं है, सिर्फ नाम फर्जी है। तुम्हारा नाम, मुझे क्या पता तुम्हारा नाम क्या है, तुम जानते हो। नहीं, मैंने ये किसी खास बच्चे पर नहीं लिखी है, हर उस आम बच्चे पर लिखी है जो जायज़ बच्चा नहीं कहलाता, जो अकेलापन और उदासी भोगता है। क्या कहा? यही कि जो जायज़ बच्चा नहीं कहलाता। तुम वो बात क्यों नहीं कहते जो कहनी चाहिए? क्या? कि जिस बच्चे को हरामी कहते हैं। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। कैसे? ये लफ्ज़ एक जख्म है, लहू से भरा हुआ जख्म। तुमने कहानी में जख्म को दिखाया है पर कपड़े में ढककर। तुम कौन हो? वही 7 बरस का बच्चा जिसका जिक्र तुमने कहानी में किया है। राहुल? नहीं, मेरा नाम राहुल नहीं है। ऐसे उदास बच्चे बहुत होते हैं, सैकड़ों हजारों होते होंगे, लेकिन किसी कहानी में हजारों नाम नहीं लिखे जा सकते। बात कहने के लिए एक ही नाम लिखना होता है। मैंने कब कहा है कि तुम्हें हजारों नाम लिखने चाहिए थे? फिर एक नाम कुछ भी हो सकता था, राहुल भी, कुछ और भी। गोला कबूतर क्यों नहीं? गोला कबूतर, मेरी तरफ देखो। और संजय ने आज कोई 30 बरस के बाद फिर देखा। वो ड्योढ़ी के फर्श पर दीवार से सट कर हाथ में कई रंग की चमकती हुई कांच की गोलियां लेकर खड़ा हुआ है। भूख से मुंह सूख रहा है। सवेरे स्कूल जाते समय तक खाना तैयार नहीं हुआ था, इसलिए माँ ने 4 आने उसकी मुट्ठी में थमा दिए थे कि स्कूल में आधी छुट्टी के समय कुछ खा ले, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया था और स्कूल की दुकान से 4 आने की कांच की गोलियां खरीदकर बस्ते में डाल ली थी। लेकिन इस समय उसे भूख की याद नहीं थी। वो भूख से सूखा मुंह लिए हुए भी खुश था। देखा? तस्वीर वाले बच्चे की आवाज़ आई। संजय ने आंखें झपक कर तस्वीर को देखा। तुम्हारा नाम गोला कबूतर किसने रखा था? बच्चे ने पूछा। शायद दाई ने, पर फिर सारा गांव ही इस नाम से पुकारने लगा था। सारा गांव? हाँ, गांव वाले भी इसी नाम से पुकारते थे, घर में भी सब। नहीं, घर में एक जना था जो तुम्हें इस नाम से कभी नहीं पुकारता था। हाँ, मेरा बड़ा भाई।
वो तुम्हारा बड़ा भाई था लेकिन सौतेला। उसका नाम क्या था? पुरुषोत्तम। आज भी उसका नाम बताते हुए डर लगता है। डर? उसे गांव वाले पहाड़ी कौआ कहते थे। हाँ कहते थे, लेकिन वो तो मजाक था, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ मोटा था, काला भी, लड़ाका भी। और तुम्हें गोला कबूतर कहते थे क्योंकि तुम गोरे थे, बहुत सुंदर थे और शर्मीले से भी। गांव वाले इसी तरह शक्ल और स्वभाव से नाम गढ़ लेते हैं। लोग तुम दोनों को इन्हीं नामों से पुकारते थे, लेकिन तुम्हें याद है, तुमने कभी उसे इस नाम से नहीं पुकारा, ना उसने तुम्हें। हाँ, मैंने उसे पहाड़ी कौआ कभी नहीं कहा, ना उसने कभी मुझे गोला कबूतर कहा। क्यों? पता नहीं। तुम्हें पता है, तुम उससे डरते थे, इसलिए नहीं कहते थे, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कहता था कि वो तुमसे नफरत करता था। शायद, लेकिन मैं हमेशा पुरू भाई कहता था। और वो तुम्हें? वो कुछ भी नहीं। वो हमेशा तुम्हें हरामी कहता था। हाँ, लेकिन वो सब तो गालियाँ दिया करता था पीठ पीछे अपने पिता को भी वो बुढ़ा कंजर कहा करता था। असल में वो अपने पिता से नाराज़ था क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया था। उसका पिता तुम्हारा भी पिता था, लेकिन जब वो उसे गाली देता था तुम्हें गुस्सा नहीं आता था। मुझे गालियाँ बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन शायद गुस्सा नहीं आता था। क्यों? शायद इसलिए कि अपने ही पिता को गालियाँ देता था, किसी और के पिता को नहीं। हाँ, सो तुम अपने ही पिता को सिर्फ उसका पिता समझते थे, अपना पिता नहीं। वो सचमुच उसी का पिता ज़्यादा था। पिता ज़्यादा या कम भी होता है, पता नहीं, लेकिन वो मुझे उसी का लगता था, क्योंकि मन में तुमने कहीं विश्वास कर लिया था कि तुम नहीं। मुझे पक्की तरह मालूम है कि मेरे पिता मेरी माँ को कहीं से निकाल कर या खरीद कर नहीं लाए थे, ब्याह कर लाए थे, और मैं उसी तरह घर का एक बच्चा था जैसे वो पहला था। सो उस दिन तुमने भूखे रहकर कांच की गोलियां खरीदी उसे देने के लिए। पुरु बहुत दिनों से कांच की गोलियां खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले थे। तुम ये गोलियां उसे देकर खुश करना चाहते थे। हाँ, सो तुम उसे रिश्वत देना चाहते थे। रिश्वत? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो मुझे प्यार करे कुछ। इसलिए तुम उसके प्यार को खरीदने के लिए सारे दिन भूखे रहे। फिर वो खुश हुआ था? आज 27 बरस की उम्र में भी संजय की आंखों में पानी आ गया। बोला नहीं गया। उसने मेज पर पड़ी हुई पत्रिका के पन्ने पलट दिए, वो तस्वीर छिपा दी जिसमें 7 वर्ष का संजय कहानी की पंक्ति पंक्ति में से निकल कर आ बैठा था। लेकिन 7 वर्ष की आयु का वह बच्चा जिस तरह कहानी की पंक्तियों में से निकलकर तस्वीर में चला गया था, तस्वीर में से निकलकर कमरे में आ गया। संजय दीवान पर बैठते ही चौंक गया। तुम मुझे देखना नहीं चाहते? तुम्हें मेरी तस्वीर अच्छी नहीं लगी? बच्चे ने दीवान के सामने खड़े होकर पूछा। लेकिन अखबारों में मेरी तस्वीर छपी है, तुम्हारी नहीं। सो तुम चाहते हो मैं वहीं खड़ा रहूं दरवाजे के पीछे, हाथ में रंगीन कांच की गोलियां लिए हुए? तुम्हारी गोलियां उसने ज़बरदस्ती छीन ली थी जब तुमने मुट्ठी खोलकर उसे दिखाई थी, और उसने मुझे प्यार करने की जगह जोर से थप्पड़ मारा था। तुम सोच रहे थे आज वो मुझे गोला कबूतर कहेगा, लेकिन उसने कहा था हरामी, ये गोलियां कहाँ से ली हैं? और तुम दीवार से सटकर रोने लगे थे। मैं अभी तक उस दीवार के पास खड़ा हुआ हूँ। फिर यहाँ मेरे कमरे में कैसे आ गए? तुम्हारी कहानी पढ़कर, मेरा मतलब है अपनी कहानी पढ़कर। लेकिन वो तुम्हारी कहानी नहीं है, वो एक गैर कानूनी बच्चे की कहानी है। तुमने अपने आप को गैर कानूनी कैसे समझ लिया है? मैं नहीं, तुम समझते हो अभी तक। नहीं, मैं नहीं समझता। तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुम्हारी माँ ने खुम्बियाँ पकाई थीं? तब तुम मुश्किल से 5 बरस के थे। मुझे वो सब्जी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस दिन खाना खाते समय तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आज तुम्हारी दादी जीवित होती तो चौके में रोटी नहीं खाती। फिर मैंने पूछा था क्यों, तो उन्होंने बताया था कि खुम्बियाँ हराम की उपज होती है, हिंदू लोग इन्हें चौके में नहीं लाते। फिर मैं हंसने लगा था। मैंने कहा था मुझे बहुत स्वाद लगी हैं, और मैंने माँ से कहा था माँ तुम ये हराम की भाजी रोज़ बनाया करो। फिर पिताजी भी हंसने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने खाना खाते समय मुझसे पूछा था, कबूतर तुम जानते हो हराम का क्या होता है? मैंने कहा था नहीं। तो उन्होंने बताया था खुम्बियों के बीज कोई नहीं बीजता, ये ससुरी अपने आप उगाती हैं, इसलिए हराम की होती हैं। बीज तो पिता होता है, इनका कोई पिता नहीं होता।
सो उस दिन तुमने जाना कि हराम का बच्चा क्या होता है। हाँ, उसी दिन, लेकिन खाना खा चुकने के बाद, जब पिताजी ने मुझे मूढ़े से उठाकर अपनी गोद में उठा लिया था और प्यार करते करते उन्होंने माँ से कहा था, ये गोरा खुम्बी जैसा लड़का तुम कहाँ से ले आई थी? लेकिन तुमने अभी कहा था कि तुम्हारे पिता सिर्फ अपने बड़े पुत्र को प्यार करते थे, तुम्हें नहीं। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो मुझे पुरु के पिता लगते थे, अपने नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं गोरा था खुम्बी की तरह, और मेरी माँ मुझे खुम्बी की तरह कहीं से ले आई थी। फिर मैं गुस्से में पिताजी की गोदी से उतर गया था और दौड़कर माँ की टांग से चिपट गया था। तुम आज भी सोचते हो कि वो पिता तुम्हारा पिता नहीं था? नहीं, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था, मैं इस मजाक को समझा नहीं था। लेकिन तुम जानते हो, वो 5 बरस का गोला कबूतर आज भी माँ की टांग से सटकर खड़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? माँ तो अब जीवित नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो बच्चा भी तो 5 बरस का नहीं है। संजय ने पत्रिका को फिर हाथ में उठा लिया। इस बार उसकी नज़र बाकी पन्नों पर भी गुजरी। देखा, AC मेहरा का एक लेख है जिसमें गालियों जैसे शब्द में उसके पहले उपन्यास की आलोचना की गई है। संजय ने पढ़ा, फिर एक गहरा सांस लेकर पत्रिका परे रख दी। वो कितनी देर कमरे की खाली दीवारों को देखता रहा, फिर लगा सचमुच सारी दुनिया से डरा हुआ एक बच्चा माँ की टांग से चिपक कर खड़ा हुआ है, और एक भूखा बच्चा हाथ में कांच की गोलियों की रिश्वत लेकर एक दीवार से लगा खड़ा हुआ है, और गोलियों के बदले वो किसी से थोड़ा सा प्यार मांग रहा है। अपनी आंखें ही अपने अंदर उतर गईं। मुंह से निकला, यार संजय, तुम्हें आज भी ये राष्ट्र, मजहब, समाज अपना नहीं लगता? तुम किसी से लड़ते नहीं, सिर्फ चुपचाप। और माँ शब्द की जगह संजय की आंखों के सामने कलम खड़ी हो गई। लगा जैसे आज वो मेहरा के झूठ के सामने कुछ नहीं बोला, वो कभी किसी जुल्म के सामने नहीं बोलेगा। उसे सारा जहान अजनबी लगता है। वो इससे लड़ेगा नहीं, सिर्फ चुपचाप और उदास। लगा कलम शायद माँ का प्रतीक बन गई है और वो सिर्फ डर कर उसके पास खड़ा हुआ है। और लगा समय शायद सौतेले पुरु के समान है, जिसे खुश करने के लिए वो भूखा रहकर भी उपन्यासों और कहानियों की गोलियां इकट्ठी कर रहा है। पर जो कोई पुरु उसके हाथों से छीन लेता है और उसे थप्पड़ मार कर उसे गालियां भी देता है। लगा वो समय से कभी नहीं लड़ेगा। जब कोई पुरु उसका रोटी का अधिकार छीनेगा, वो चुप रहेगा। जब कोई मेहरा उसके माथे पर इल्ज़ाम लगाएगा, वो चुप रहेगा। जब कोई समाज उसे गुमनामी या बदनामी देगा, वो चुप रहेगा। जब कोई सरकार उसके जीवन का अधिकार छीनेगी, वो चुप रहेगा। नज़र कमरे के दीवारों की ओर उठ गई। दीवारों पर चेहरे ही चेहरे थे। जितनी किताबें थीं उतने ही चेहरे, वाल्मीकि का भी, कालिदास का भी, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए असंख्य चेहरे जो पुस्तकों के पृष्ठों से निकलकर बाहर संजय की दीवारों पर आ गए थे। और संजय को लगा उसका अपना चेहरा भी दीवार पर आकर असंख्य चेहरों में मिल गया है। लगा वो अकेला नहीं है, ना चुप है। उसके अपने हाथों में वही हथियार है जो रामायण लिखते समय वाल्मीकि के हाथों में था। उसने ये जाना कि अक्षरों के हथियार किसी और के नहीं, अपने लहू में डुबोने होते हैं, और समय से शायद वही हथियार जूझते हैं जो अपने लहू में डूबे होते हैं। संजय ने एक प्यार की नज़र से सारे चेहरों को देखा, अपने चेहरे की ओर भी। लगा समय ने हर चेहरे को हर काल में काफिर कहा है, और हर चेहरे ने प्रतिक्रिया में बुल्ले शाह की भांति हाँ कहा है। ये हाँ एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा विद्रोह। और संजय को लगा उस दिन जब करीम ने बुल्ले शाह का कलाम गाया था, ये हाँ बुल्ले शाह की थी। उसने सिर्फ उसे सुना था। आज ये उसके अपने होठों पर आ गई है, उसकी अपनी शक्ति बनकर, उसका अपना विद्रोह बनकर। चौकीदार ने दरवाजे पर खड़का नहीं किया, ऐसे जैसे दरवाजे को तोड़ा हो। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही संजय के माथे पर त्योरी सी उभर आई। चौकीदार का सांस चढ़ा हुआ था। बोला, साहब नीचे आइए जल्दी। उधर बगीचे में वो ऊपर की मंजिल वाली गिर गई है। वहीं बगीचे में टहल रही थी, चलते चलते गिर गई। तो बहादुर ऊपर जाकर बोलो उनके घर के लोगों से। ऊपर ताला पड़ा है साहब, कोई भी तो नहीं है उधर। सब फ्लैट का सब मर्द लोग काम पर चला गया। वो सवेरे का लगभग 10:30 बजे का समय था। संजय को ख्याल आया, वो सचमुच दिन के समय इतवार को छोड़कर सारी इमारत में अकेला मर्द रह जाता है, और ऐसे समय में घबराया हुआ चौकीदार और किसे बुला सकता है। पर तब भी संजय झिझका। बोला, उनके घर में कोई नहीं है इस वक्त?
लेकिन साथ ही सीढ़ियाँ उतरने लगा। चौकीदार पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरते हुए कह रहा था, साहब वो अकेली तो रहती हैं, बस उनके साथ एक नानी माँ हैं जो हर रोज़ इस समय बाहर जाती हैं साग भाजी खरीदने, रोज़ देखता हूँ। संजय ने जल्दी से कदम उठाते हुए इमारत के पिछवाड़ी की ओर पहुंचकर पूरे बागीचे में दृष्टि घुमाई, लेकिन उसे कहीं कोई गिरा नहीं दिखाई दिया। उसने पीछे आने वाले चौकीदार की ओर सवालिया नज़र से देखा। वो साहब वो। चौकीदार आगे को हुआ और केले के एक बड़े से झुंड की ओर बढ़ा। लंबे लंबे केलों के पेड़ों वाले हिस्से की तरफ संजय ने पहले भी देखा था। एक जगह एक पेड़ के पास कुछ दिखाई भी दिया था, लेकिन ऐसे जैसे बड़े बड़े पत्तों का एक तना गिरा हुआ हो। संजय ने आगे बढ़कर बेहोश पड़ी औरत की नब्ज देखी, होंठों के पास हथेली रखकर हल्के हल्के आ रहे सांस को छुआ और फिर चौकीदार से पानी लाने को कहा। चौकीदार की कोठरी बागीचे से लगी हुई थी। वो दौड़कर एक लोटा भर कर ले आया। पानी की छींटें पड़ने से औरत की बाहें हिलीं, दायां हाथ अपने मुंह की ओर बढ़ा, गीले मुंह को पोंछता सा, और वो चौंक कर टिकी हुई सी संजय की ओर देखते हुए फिर अपने इर्द गिर्द देखने लगी, जैसे अचानक उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो कहाँ है। फिर शायद चौकीदार को देखकर उसकी पहचान लौट आई और पैरों पर धोती को, जो ऊंची सी हो गई थी, हाथ से ठीक करते हुए उठने लगी। लेकिन शायद लगा कि शरीर बेजान सा है। वो केले के तने का सहारा सा लेकर बैठ गई। उसका चेहरा बहुत कोमल और पीला सा था। शरीर पर कच्चे हरे रंग की धोती थी। संजय को आश्चर्य हुआ, यहाँ कहीं कोई गिरने की जगह नहीं। शायद वो गिरी नहीं थी, फिर उसे क्या हुआ था? लेकिन इससे ज़्यादा उसे अपने ऊपर आश्चर्य था कि उसे वहाँ पड़े देखकर भी उसे केले के तने का ख्याल क्यों आया। शायद इसलिए कि उसकी धोती उस केले के पत्तों जैसी दिखाई दी थी और उसका चेहरा केले के पीले फल जैसा। औरत ने फिर उठने की कोशिश की और कुछ कांपते हुए केले के तने का सहारा लेकर खड़ी हो गई। आप शायद डर गई थी, मुझे लगता है मैंने आपकी चीख सुनी थी, चौकीदार ने कहा तो औरत मुस्कुरा दी, बोली, हाँ लगता है डर गई थी, अब ठीक हूँ। संजय ने हाथ से सहारा देना चाहा, पर औरत ने लिया नहीं। धीरे धीरे चलकर इमारत की ओर लौटने लगी। संजय ने अभी तक कुछ पूछा नहीं था, अब सिर्फ इतना पूछा, सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगी? हाँ। औरत की आवाज़ में एक हलीमी सी थी, लेकिन उसकी आंखों में उससे भी अधिक हलीमी आ गई, शायद खामखा किसी को तकलीफ देने के ख्याल से, और उसने एक संकोच से संजय की ओर देखा। नीचे की मंजिल की खिड़कियों से एक दो औरतों ने बाहर की ओर देखा, लेकिन कोई बाहर नहीं आई। उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चौकीदार से पूछा, नानी माँ बाहर गई थी, आ गई? अभी कहाँ, ऊपर तो ताला पड़ा है। तभी तो संजय साहब को बुलाकर लाया था, चौकीदार ने कहा। तो औरत ने चौंक कर संजय की ओर देखा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, डॉक्टर की या किसी भी चीज़ की? संजय ने उससे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पूछा। औरत ने शायद ये बात सुनी नहीं, कहा, आप संजय हैं? शब्दों में प्रश्न सा था, लेकिन ऐसे जैसे कुछ पूछने के लिए ना हो, सिर्फ याद में से उठी हुई एक पहचान सी हो। पहली मंजिल की सीढ़ियाँ खत्म हो गई थी, लेकिन औरत की दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत भी खत्म हो गई थी। वो दूसरी सीढ़ियों के सिरे पर खड़े होकर सुस्ताने लगी। यहाँ सीढ़ियों के सिरे के पास बाईं ओर संजय का कमरा था। संजय को आश्चर्य तो हुआ कि औरत ने न जाने कौन सी पहचान के कारण उसका नाम दोहराया था, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इतना कहा, अगर सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है तो कुछ देर मेरे कमरे में बैठ जाइए। उसने नहीं की, इसलिए संजय ने जल्दी से आगे बढ़कर कमरे का आधा भिड़ा हुआ सा दरवाज़ा खोल दिया। वो कमरे की ओर आई, लेकिन दहलीज के पास रुक सी गई, जैसे कमरे में बैठने के लिए नहीं, केवल एक नज़र कमरे को देखने के लिए आई हो। बोली, अपनी कोई किताब देंगे एक दिन के लिए, अपनी लिखी हुई? संजय ने एक आश्चर्य से उसकी ओर देखा, कहा, मेरा ख्याल था इस सारी इमारत में कोई नहीं जानता कि मैं कुछ लिखता हूँ। संजय ने रैक पर पड़ी हुई वो पत्रिका उठाई जिसमें उसकी नई कहानी छपी थी, और वही देते हुए कहने लगा, क्या सिर्फ पढ़ने वाले को लेखक का नाम मालूम होना चाहिए, लेखक को पढ़ने वाले का नहीं? आपका नाम क्या है? मीता, औरत ने कहा, और अचानक उसके चेहरे पर लाली फिर गई। केले के कांपते हुए पत्ते की भांति संजय को अपने शरीर में कंपन का अनुभव हुआ। अपने ऊपर फिर आश्चर्य हुआ कि अभी एक पल पहले जब उस औरत के चेहरे पर लाली सी आई थी है, तो मुझे फिर केले के उस फूल का एहसास क्यों हुआ जो केवल पीला नहीं होता, उसमें पतली लाल धारियाँ भी होती हैं। मैं रोज़ ममतू से कहा करती थी, उस जमादार लड़के से, कि मुझे आपके पास से आपकी कोई किताब ला दे।
मीता ने कहा तो संजय को हंसी आ गई। पूछा, ये मेरे लिखने लिखाने की बात उसने कही थी? हाँ, पहले दिन ही, जब पिछले इतवार को वो नीचे से मेरी चीज़ें उठा उठा कर ऊपर ला रहा था। कुछ किताबें भी थीं और उसने किताबों को देख कर ही कहा था कि यहाँ दूसरी मंजिल पर वो साहब रहते हैं जो किताबें लिखते हैं। उससे ही मैंने आपका नाम सुना था। वो मेरा बायोग्राफर है। संजय ने ऐसी गंभीरता से कहा जैसे कोई बड़ी भेद की बात बताई हो। मीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। संजय ने अभी तक उससे ये नहीं पूछा था कि नीचे बागीचे में उसे अचानक कोई चोट लग गई थी या क्या हुआ था, लेकिन अब उसे हंसते हुए देखकर एक अपनत्व का अनुभव हुआ था। कुछ चिंता के साथ पूछा, मीता, नीचे बागीचे में क्या हुआ था? मीता धीरे से कमरे में आकर दीवान के कोने पर बैठ गई। कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, और किसी को शायद नहीं बता सकती, कोई नहीं समझेगा। आपने वहाँ केलों की परली तरफ जहाँ बोगनवेलिया है वहाँ एक चीज़ देखी थी? नहीं, क्या थी? मीता कुछ कहने जा रही थी लेकिन कुछ झेप सी गई, चुप हो गई। मुझे ख्याल नहीं है कि मैंने कुछ देखा था। क्या था वहाँ? मीता का मुख छाया के रंग का हो गया। उसने एक गहरा सांस भरा, फिर अपने ऊपर हंसते हुए कहने लगी, वहाँ किसी ने एक चूहेदान रखा हुआ था। मुझे खुद नहीं मालूम था कि इतनी ज़ोर से मेरी चीख क्यों निकल गई। सिर्फ इतना याद है, लगा था किसी ने फूलों को चूहे की तरह पकड़ने के लिए पिंजरा रखा हुआ है। संजय उसके मुख की ओर देखता रह गया। है ना मेरा पागलपन? संजय से बोला न गया। सीढ़ियों पर किसी के गुजरने की आवाज़ आई। मीता ने बाहर की ओर देखा, फिर आवाज़ दी, नानी माँ। नानी माँ ऊपर की सीढ़ी पर रखा हुआ पैर फिर नीचे रखते हुए आवाज़ की दिशा पर कमरे की ओर मुड़ी और कहने लगी, तू ठीक है? नीचे बहादुर ने मुझे बताया कि तू। अब ठीक हूँ, मीता ने कहा और दीवान से उठकर खड़ी हो गई। आखिर संजय की खामोशी उसकी अपनी आवाज़ से हिली। मुंह से निकला, यार खलील जिब्रान, तुमने एक दिन कहा था कि मैं अपनी ही रूह के पके हुए फल से इतना भारी हो गया हूँ कि जी चाहता है कोई आए, ये फल तोड़ ले और मुझे इस भार से मुक्त कर दे। देखो, मैं भी आज तुम्हारी तरह रूह के पके हुए फल को लिए इस तरह खड़ा हुआ हूँ कि जी चाहता है कि कोई आए। और संजय को लगा आज ये कोई केवल करीम हो सकता है। इस इमारत में केवल एक ही घर था, निचली मंजिल पर मिस्टर चोपड़ा का, जहाँ टेलीफोन था। संजय का जी चाहा आज वो करीम वाले प्रेस में फ़ोन करके करीम को बुला ले। इन दोनों प्रूफों का काम भी नहीं था। बहुत दिनों से प्रेस नहीं गया था। आज भी जाने को जी नहीं कर रहा था। टेलीफोन वाले घर का फ़ोन उसने पहले सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था, वो भी घर की मालिक की उपस्थिति में। आज उसकी अनुपस्थिति में दरवाजे पर दस्तक देकर घर की किसी औरत से अनुमति लेना उसे कठिन प्रतीत हुआ, लेकिन रूह के पके हुए फल का भार शायद उससे भी अधिक कठिन लग रहा था। उसने नीचे जाकर संकोची हाथों से दरवाजे पर खटका किया। संजय ने जब करीम को शाम के 6 बजे आने के लिए कहा तो करीम ने कहा, 6 बजते किसने देखे हैं जी, अभी आया। जेब में हाथ डाला, टूटे हुए 50 पैसे नहीं थे। संजय ने पूरा रुपया फ़ोन के पास रख दिया। करीम के अभी आने की बात के कारण उसे रुपया भी थोड़ा लग रहा था, इसलिए कमरे से बाहर आते समय उसने घर की मालकिन को मन के भीगे हुए अक्षरों वाला धन्यवाद भी दिया। 1 मिनट, मिसेस चोपड़ा ने रोका। संजय ने कमरे के बाहर रखा हुआ पैर फिर कमरे की ओर मोड़ लिया। 1 मिनट के लिए अंदर आ जाइए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। सोचती थी शाम को चोपड़ा साहब से कहूँगी, वो आपसे कहेंगे, लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो। संजय चुपचाप कमरे के भीतर आकर एक कुर्सी के पास खड़ा हो गया। बैठिए, मिसेस चोपड़ा ने कहा और स्वयं दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगी, आप ऊपर की मंजिल वाली मिसेस पुरी को जानते हैं? मिसेस पुरी? नहीं, मैं नहीं जानता। वही जो सवेरे पीछे बगीचे में गिर पड़ी थी, वो? मैं आपको बताना चाहती थी कि उसे न जाने क्या बीमारी है, लेकिन जो भी है अच्छी नहीं है, इसलिए उसके आदमी ने उसे अपने घर में नहीं रखा, यहाँ अलग कमरा किराए पर ले दिया है। नहीं तो उसकी अपनी कोठी तो बहुत बड़ी है। आदमी लखपति है, मशहूर है, लोहे वाला पुरी। मैं नहीं जानता। बड़ी उम्र का है, बड़े शौक़ से इतनी जवान लड़की से ब्याह किया था, अब ऐसे ही नहीं तो यहाँ किराए के कमरे में डाल दिया। ना कोई नौकर न चाकर, उसकी नानी ही गांव से आ गई है उसके साथ रहने के लिए। अभी 8-10 दिन तो हुए हैं उसे आए हुए। एक बार डॉक्टर भी आ चुका है। मैं सिर्फ आपको खबरदार करना चाहती थी बीमारी की तरफ से। संजय को कुर्सी से उठते हुए मिसेस चोपड़ा से एक रस्मी धन्यवाद कहना था, लेकिन होठों से रस्म अदा न हो सकी। उसने सिर्फ सिर हिलाया
जैसे सुन लेने की पुष्टि कर दी और अपने कमरे की ओर लौट गया। कमरे में आकर लगा, फ़ोन करने से पहले करीम की आवश्यकता थी कुछ और तरह, और फ़ोन करने के बाद उसकी आवश्यकता है कुछ और ही तरह। लगा, रूह का पका हुआ फल अचानक अपने आप रिसने लगा है, बूंद बूंद, और अब रूह में कुछ खालीपन लग रहा है। थोड़ी देर में करीम आ गया, लेकिन उसकी हंसी जैसे उससे भी पहले सीढ़ियाँ चढ़ाई थी। वो दरवाजे के पास आकर खुले हुए दरवाजे से ही टकरा कर खड़ा हो गया। करीम ने दहलीज पर पैर रखते ही कहा, या अल्लाह, संजय साहब के मुंह पर आंसू। संजय ने जल्दी से मुंह को छूकर देखा तो हाथ गीला सा हो गया। लगा, उसे खुद नहीं मालूम था कि उसे किस समय रोना आ गया था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए करीम की ओर देखा। आज तुम्हारे काम का हरज करवा दिया करीम मियाँ। कैसे? मैं तो रोज ही आधे दिन काम करता हूँ, 8 दिन हो गए हैं। क्यों? ये कितने दिनों से घुटने दुखते थे, मैं गर्दानता नहीं था। तुमने कभी बताया नहीं? बताना क्या था, सोचा कि बेगम एक होती तो घुटना टूटता, पर वे 2 हैं सो दोनों घुटने टूटने ही थे। संजय हंसने लगा। करीम मियाँ, क्यों उन बेचारियों को हर वक्त कोसते हो? दोनों घुटनों की टकोर भी तो वही दोनों करती होंगी। करीम भी हंस पड़ा, बोला, एक बात तो अच्छी हुई जी, मुझे भी घुटनों के दर्द के हाथों एक गुंडी हाथ आ गई है। क्या? एक दिन दर्द ज़्यादा था, मुझे किसी ने अस्पताल के रास्ते पर डाल दिया, और जी वहाँ वे रोज़ मेरे बिजली का सेक करने लगे। तभी तो 8 दिन से आधी छुट्टी करके चला आता हूँ। बस जी वहीं से गुंडी हाथ आ गई। और करीम हंसते हंसते कहने लगा, वहाँ जी जिस मशीन से तार जोड़कर सेक करते हैं, फिर उसमें घंटी बजती है, उसका मतलब होता है यानी अब सेक बंद कर दो। हाँ, फिजियोथेरेपी ऐसे ही होती है। पहले रोज़ घर जाता था, पहुँचते दोनों की लड़ाई तैयार होती थी। फिर कौन जाने कितनी देर लड़ना और कब चुप होना। मैंने भी एक दिन जी अलार्म घड़ी लेकर अलार्म लगा दिया और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उन दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। जी 20 मिनट के बाद जब अलार्म बजा तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब है अब दोनों चुप हो जाओ। तो अब सिर्फ 20 मिनट लड़ाई होती है। बस जी यही समझ लें कि आजकल अस्पताल में 20 मिनट घुटनों की टकोर होती है और घर पर 20 मिनट कानों की टकोर होती है। संजय के होठों के पास पीड़ा की एक लकीर से खिंच गई। बोला, यार ये बताओ, अगर आज तुम्हारे पास वो होती। आप मुमताज़ की बात करते हैं? तुमने नाम तो बताया नहीं कभी, सिर्फ शिया सुन्नी होने की बात बताई थी। वही? भला तसव्वुर तो करो, तुम जब रोज़ घर जाते तो वहाँ वो मिलती, फिर उसकी आवाज़ को भी तुम कानों की टकोर कह सकते थे। फिर तो जी उसकी आवाज़ अल्लाह की आवाज़ की तरह कानों में पड़ती। करीम मियाँ, ये जो फ़र्क है तुम्हारे मेरे जैसे लोगों का, सारा दुख इसी फ़र्क के कारण है। करीम कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया, केवल संजय के चेहरे की ओर देखता रहा। फिर कहने लगा, मैंने तो ये फ़र्क अपनी छाती के भीतर झेला है, पर आपको इसकी पीड़ा कैसे मालूम हुई? सोचा था पता लगने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन पता लगा तो एक ही दिन में लग गया, संजय ने कहा। लेकिन उसे खुद पता नहीं लग रहा था कि आज गिनती के क्षणों में उसने युगों का फासला कैसे तय कर लिया है। वो कहीं खड़े होना चाहता था और खड़े होकर इस रास्ते को ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन उसके अपने ही पैर उसके बस में नहीं आ रहे थे। इसलिए उसने कोई क्षण भर को करीम के कंधे पर हाथ रखने के लिए उसे बुलाया था। खाने का वक्त हो गया है, अगर करीम मियाँ तुम्हें जाने की जल्दी ना हो तो खाना मंगवा लूँ। संजय को समय का ध्यान आ गया। इस दर्द ने तो रोटी भी छीन ली है। एक ही वक्त खाता हूँ, वो भी उबली हुई फीकी साग भाजी से। लेकिन आप खाइए, मुझे चाय का एक गिलास मंगवा दीजिए। संजय ने स्टोव पर चाय रखी और कहा, मेरा भी जी चाय पीने को कर रहा है। चाय पीते हुए करीम ने कहा, आपकी कहानी देखी जी छपी हुई, पढ़ी नहीं? काफिरों की ज़बान का तो एक भी अक्षर नहीं पहचाना जाता, पढ़ता कैसे? करीम ने हंसते हुए कहा। फिर बोला, पर देखो जी, हम जिसे काफिरों की ज़बान कहते हैं, यही कभी हमारे लकड़ दादा की ज़बान थी। देखो ये भी एक पिंजरा है। क्या जी? एक काफिर होने का पिंजरा, एक मोमिन होने का पिंजरा। भला एक आदमी को एक पिंजरे से निकाल कर दूसरे पिंजरे में डाल दिया तो क्या सवाब मिल गया? आप यही कहानी लिखिए ना। नहीं यार, आज तो लगता है हम मन की बातें भी व्यर्थ में कहानियों के पिंजरे में डाल देते हैं। आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। संजय हंस पड़ा, बोला, लगता है ईश्वर ने मनुष्य को पकड़ने के लिए उदासी का भी एक पिंजरा बनाया हुआ है। सो जी
यही आज आपको पता लग गया। अभी आपने कहा था ना कि उस पीड़ा का पता लगा तो एक ही दिन में लग गया। देखो करीम, तुमने कोलंबस का नाम सुना है? उस आदमी ने वो धरती खोजी थी जिसे आज अमेरिका कहते हैं। अच्छा जी, एक ही आदमी ने खोजी थी? हाँ, एक ही आदमी ने। खोजने कुछ गया था, मिल गया कुछ। और नई धरती जब मिली तो एक ही दिन में मिल गई। और आपको? संजय ने एक सिगरेट सुलगाया और कहा, मुझे भी एक धरती मिल गई है, शायद उदासी की। धरती भी तो पिंजरा होती है। समझ गया जी। संजय हंसने लगा तो करीम ने कहा, तो आपने ये रंग भी देख लिया पिंजरे में फंसने का? लेकिन जी, और पिंजरे में से तो आदमी निकल भी आवे, ये जो दिल का पिंजरा होता है। नहीं करीम मियाँ, बस एक वो पिंजरा नहीं होता और सब पिंजरे होते हैं। नहीं जी, इश्क तो सबसे बड़ा पिंजरा होता है। आदमी की पूरी ज़िंदगी ही पिंजरे में पड़ जाती है। तुम भूल गए करीम मियाँ। अभी तुमने क्या कहा था कि घर पहुँचने पर अगर तुम्हें मुमताज़ की आवाज़ सुनाई देती तो उसकी आवाज़ अल्लाह की आवाज़ की तरह कानों में पड़ती। अगर तुम्हारा निकाह मुमताज़ से हुआ होता तो तुम्हारा पिंजरा होती या तुम्हारी उड़ान होती? वो जी, एक दिन उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे कुरान शरीफ हो। और जी, मेरे बदन पर उसने ऐसे हाथ रखा जैसे कोई कुरान शरीफ पर रखता है, और बोली, कुरान पर हाथ रखकर कहती हूँ कि ये रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। मुमताज़ की बात करते समय करीम पर वज्द सा छा गया तो संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, फिर अब बताओ, मोहब्बत पिंजरा होती है या उड़ान? उसने तो 1 मिनट में तुम्हें आदमी की जून से निकाल कर कुरान शरीफ बना दिया। वो तो जी सच में कोई करामात होती है। तो मियाँ, तुम्हारा इश्क पिंजरा नहीं था। पिंजरा तो आदमी का शिया या सुन्नी होना था, जैसे ब्राह्मण या खत्री होना पिंजरा होता है, या अमीर और गरीब होना होता है, या आप क्या कहने जा रहे थे? संजय ने उत्तर देने के बजाय एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके धुएं में अपने आप को छुपाते हुए कहा, कानून भी तो एक पिंजरा होता है। वो तो होता है जी। करीम ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर चुप हो गया। लेकिन संजय की रूह का पका हुआ फल बूंद बूंद रिसता हुआ उसके होंठ पर आ गया। करीम मियाँ, रस्में भी चूहेदानियाँ होती हैं रूहों को फंसाने के लिए। करीम की समझ में नहीं आ रहा था कि संजय किसी रस्म में फंसने से डरते हुए ये बात कह रहा है या किसी को फंसा हुआ देखकर कह रहा है, इसलिए वो चुप रहा। संजय के चेहरे पर एक उदासी माथे की नस की तरह दिखाई देने लगी तो करीम ने बात अपनी तरफ मोड़ ली। बोला, आपको एक और करामाती बात बताऊं? मुमताज़ ने जब मुझे कुरान शरीफ कहा तो मैंने हंसकर उससे कहा, अच्छा, फिर हमारे घर जो भी लड़कियां होंगी उसका नाम हम आयते रखेंगे। आज मेरे घर में 2 बेटियां हैं। मैंने हर बार सोचा है कि लड़की का नाम आयत रख दूं, लेकिन रखा नहीं गया। संजय मुस्कुरा दिया। देख लो करीम मियाँ, इश्क का सोचा हुआ भी किसी चेहरे की कैद में नहीं पड़ता। करीम भी मुस्कुरा पड़ा। हाँ जी, बेटियां तो ये भी अपनी ही हैं, लेकिन मेरे कुरान की आयतों को तो मुमताज़ ही जन्म दे सकती थी। आज सवेरे का वही समय था, कल वाला, जब चौकीदार ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया था और संजय के माथे पर एक त्योरी सी उभर आई थी। लेकिन एक भेद जो संजय को कल मालूम नहीं था, आज मालूम हो गया कि कल चौकीदार के भेष में किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया था और उसके माथे पर त्योरी नहीं, किस्मत की लकीर उभर आई थी। आज सवेरे वो 2 बार पीछे बगीचे में हो आया था, लेकिन मीता वहाँ नहीं थी। सिर्फ वो चूहेदान अभी तक वहीं था, जिसे कल उसने नहीं देखा था, और उसे देखकर आज उसे वो दहशत अनुभव हुई थी जो कल केवल मीता ने अनुभव की थी, और उसने चौकीदार को बुलाकर वो पिंजरा वहाँ से उठवा दिया था। अचानक छत की ओर से एक आवाज़ आने लगी, जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई लगातार धीरे धीरे चल रहा हो, कमरे के एक सिरे से दूसरे तक, फिर उस परले सिरे से लेकर इधर के सिरे तक। संजय को ख्याल आया, ऊपर की मंजिल पर भी शायद नीचे की मंजिल की तरह 4 हिस्से होंगे। ना जाने कौन किस में रहता है, या शायद वहाँ 1-2 ही बने हुए हैं, बाकी जगह खाली है। संजय ने कभी ऊपर की मंजिल पर जाकर नहीं देखा था, लेकिन लगा ऊपर इसी छत के ऊपर इस समय वो ही है। पैरों की आवाज़, धीमी धीमी आवाज़, एक चाल में बंधी हुई, संजय के कानों में से उतरकर एक ठंडी लकीर की तरह उसकी पीठ में फैल गई। लगा शायद ये ठंडी लकीर कल मीता की पीठ में फैल गई थी, जब उसने एक चूहे की तरह फूलों को पकड़ने वाला दुनिया का भयानक भेद जान लिया था। संजय को अपने सांस भी अपने कानों को सुनाई देने लगी। पैरों की आवाज़ उसी तरह जारी थी।
पूरे 14 फुट के फासले से घिरी हुई, और संजय को लगा शायद 15वें फुट के लिए पैरों के पास कोई धरती नहीं है, ना उन पैरों के पास जो ऊपर की मंजिल पर हैं, ना उसके अपने पैरों के पास। 15वां फुट? संजय ने कल्पना करनी चाहिए, लेकिन 15वां फुट कल्पना से भी परे हो गया। लगा वो आज तक जो लिखता रहा धरती का 15वां फुट पाने के लिए लिखता रहा। नहीं, संजय को लगा दुनिया में आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो धरती के 15वें फुट को पाने के लिए लिखी गई हैं। कमरे का दरवाज़ा सवेरे से खुला हुआ था। संजय ने खुले हुए दरवाजे से देखा नानी माँ दोनों हाथों में साग भाजी की टोकरियाँ लिए हुए डहते हुए से कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। पैर अनायास दरवाजे की ओर चले गए। लगा 14 फुट में चलने वाले पैरों को आज किसी और 14 फुट में चलने वाले इन पैरों के पास जरूर जाना है। आगे बढ़कर नानी माँ के हाथों से टोकरियाँ ले लीं। कहा, मैं छोड़ आता हूँ। हवा में कुछ अक्षर फैल गए। शायद नानी माँ ने कोई असीस दी थी, लेकिन संजय के कानों में सिर्फ उन पैरों की आवाज़ आई जो ऊपर की मंजिल पर 14 फुट के घेरे में चल रहे थे। ऊपर के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। संजय ने हाथों में थामी हुई टोकरियाँ दरवाजे के भीतर पड़ी हुई मेज पर रखी तो देखा सामने मीता के पैर जहाँ थे वहीं रुक गए। शायद मीता के पैरों के नीचे सिर्फ पैरों जितनी धरती रह गई थी। आप? मीता की आवाज़ भी होंठों के पास आकर रुक गई। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर नानी माँ आई तो कमरे का रुका हुआ सांस कुछ स्वाभाविक हो गया। कमरे में 2 दीवान थे, शायद वहीं दिन में बैठने के लिए और रात को सोने के लिए थे। नानी माँ ने संजय के बैठने के लिए अपने दीवान पर नई चादर बिछाई और बोली, 2 मिनट बैठो बेटा, चाय पी कर जाना। कमरे में एक बंद अलमारी थी, शायद कपड़ों की, और 2 खुली हुई सिर्फ फट्टों वाली अलमारियाँ थीं, जिनमें से एक किताबों से भरी हुई थी, दूसरी दवाओं से। संजय उन दोनों अलमारियों की ओर देखकर हंस सा दिया। इतनी दवाओं की ज़रूरत पड़ गई? मैं किताबों को दवाओं की तरह पीता हूँ। मीता ने अब तक संजय के आने के आश्चर्य को झेल लिया था, इसलिए अपने दीवान पर बैठते हुए कहा, नहीं, किताबों के जर्म्स जब मेरे अंदर बहुत हो जाते हैं तब दवाएं पीनी पड़ती हैं। दुनिया के लेखकों पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। मीता ने जवाब में कल संजय की कहानी वाली जो पत्रिका ली थी वो लौटाते हुए कहा, हाँ, इस कहानी के लेखक पर भी, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद शाम को रोज़ से ज़्यादा बुखार हो गया था, इसीलिए आज सवेरे। मीता ने जरा चौंक कर संजय की ओर देखा। कहा, इसीलिए सवेरे बागीचे में नहीं गई कि अगर आज फिर बेहोश हो गई तो रोज़ रोज़ संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। संजय मुस्कुराया। 2-4 दिन तो बेहोश होकर देख लेना था। मीता की आंखों में पानी फिर गया। लगा संजय का चेहरा उस पानी में तैर रहा है, इसलिए परे खिड़की की ओर देखने लगी। दिन भर यहाँ एक ही कमरे में? मीता ने जल्दी से कहा, दिन भर लगी रहती हूँ, कभी इस काम में कभी उस काम में। काम? संजय ने चारों ओर दृष्टि घुमाई। किसी काम का कोई आसार नहीं था। मीता हंसी पड़ी, बोली, पहले कोई किताब पढ़ती हूँ और जर्म्स इकट्ठे करती हूँ, फिर उन्हें मारने के लिए दवा पीती हूँ, फिर वो मर जाते हैं तो नए पाने के लिए फिर से कोई किताब पढ़ती हूँ। इस बार मीता की नहीं, संजय की आंखों में पानी आ गया। मीता अपनी आंखों के पानी से नहीं डरी थी, लेकिन संजय की आंखों के पानी से डर गई, इसलिए उसे आंखों के पानी से बचाने के लिए बोली, दुनियादारी में मैं बहुत सयानी औरत हूँ। उम्र बड़ी नहीं, लेकिन छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा ढंग सीख लिया। जल्दी से एक बहुत अमीर आदमी से ब्याह कर लिया ताकि वो मेरी दवाओं के दाम भरता रहे, मैं आराम से बैठी रहूं और वो मुझे रोटी, कपड़े, फल, दवाएं सब कुछ देता रहे। मीता ये कह रही थी जब नानी माँ चाय लेकर कमरे में आ गई। उसने भी ये बात सुनी। वो छोटी सी मेज पर चाय रखते हुए चाय से भी ज़्यादा खौल गईं। देखो इसकी बात, नई नवेली कच्ची कोपल सी ब्याही थी उस निगोड़े से, बुढ़े खूसट से। मन तो इसका मारा गया, उसका क्या गया। 4 दिन बुखार चढ़ा तो मक्खी की तरह छटक कर घर से बाहर कर दिया। दवाओं के दाम भरता है तो बड़ा एहसान करता है। उपन्यास 13वां सूरज की शेष कहानी सुनिए अंतिम भाग 4 में।